स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। देखिए एक बार फिर से हम इस वीडियो में देखेंगे एक पॉलिटी का एक अगला प्रैक्टिस सेट होगा। जो ये प्रैक्टिस सेट 7 है। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट 8 तक का वीडियो आपने देखा था, लेकिन इसके पहले कुछ बातें हैं। जैसे अभी का कमेंट आया था कि एक प्रैक्टिस सेट 10 में जो हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था कि भारतीय संविधान के विषय में प्रश्न था कि भारत का संविधान, अब इसमें से बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हालांकि हमने उस दिन भी इसका जिक्र किया था, हो सकता है कि क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन देख लीजिए भारत का संविधान क्या है। तो देखिए, क्योंकि भारत के संविधान को कहा गया है कि भारत का संविधान क्या है, तो उधार का एक बोरा है। अब आप इसे इस सेंस में समझ सकते हैं कि क्योंकि भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, यानी कि उधार का बोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में, हमारे देश के जो संविधान है उसमें से बहुत से जो ऐसे प्रावधान हैं वो जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो प्रस्तावना है या उसके बाद से जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये जो है कि अमेरिका के संविधान से है, फिर कुछ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के, जर्मनी के जो संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है जो 367 में है। तो इस तरीके से चूँकि हमारे संविधान में बहुत ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं, और चूँकि हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों का अध्ययन किया और उसमें से जो भी कानून या जो प्रावधान अच्छे लगे अपने देश के लिए, जो अनुकूल थे, उसको हमारे संविधान में लाया गया। तो इसी सेंस में कहा जाता है कि भारत का संविधान उधार का एक थैला है, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। और इसमें देखिए, इसमें सर विलियम आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था, एक ब्रिटिश वकील और अकादमिक भी थे। उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग, आप देखिए यहाँ से एक और बात जान सकते हैं कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है और उधार का थैला भी इन्होंने ही कहा था। यानी कि इन्होंने नहीं कहा था कि सर विलियम आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का जो संविधान है उधार का एक थैला है और वकीलों का स्वर्ग है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत से अंश विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी। अब ये क्लियर हो गया कि भारत का संविधान जो है उधार का थैला है ये। तो अब आइए इसके बाद सब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को, जो पॉलिटी का है, और इसमें प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। अब चूँकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिस्कशन बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, क्योंकि जो यहाँ आवश्यकता होगी वहाँ डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि समय कम है, इसलिए कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करें। तो आइए, इसमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। आप जानते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यकों के हित की बात किस में की गई है? आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है? और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है। अनुच्छेद 29(1) में भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार ये दिया गया है। तो इस तरीके से, और 29(2) में कहा गया है कि राज्य से वित्त प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म, जाति और उसके मतलब मूल वंश के आधार पे या नस्ल के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी सही है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आप देख सकते हैं कि देखिए, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बाकी जो आप देख सकते हैं कि शक्तियों का वितरण है, अर्ध संघीय संरचना, ये सभी जो है कि भारतीय संविधान की विशेषताएँ हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो 40 हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। और चोल साम्राज्य के ग्राम स्वशासन में एवं विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की झलक देखने को मिलती हैं। इस तरीके से अब देखते हैं अगला प्रश्न इसका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 124 में इसका जिक्र किया गया है और उसमें स्थापना और उसके गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। और
अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित भी बातों को कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 122 यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें कहा गया है कि संसद की कार्रवाई की जांच न्यायालयों द्वारा नहीं करने से संबंधित हैं। और इस तरीके से आप देखते हैं कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि D.Y. चंद्रचूड़, जिनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो 50वें न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ई में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने के विचार किस देश से प्रेरित हैं? किस देश से प्रेरित हैं? और इसका सही जवाब है कि वो यानी कि जो स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और आप जानते हैं कि देखिए फ्रांस में जो 1789 में जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद से वहाँ पे भाईचारा और बंधुत्व की भावना का वहाँ पे एक तरीके से कहें कि नया वहाँ पे नारा लगाया गया था, और उससे ये मतलब हमारे संविधान में भी उसको यहाँ पे स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देखिए अब इसमें फ्रांस के संविधान से और भी बातें हैं कि जो फ्रांस में से भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द भी लिया गया है। और आप जानते हैं कि सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस से है, जबकि विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र में लिच्छवी यानी कि जो बिहार में है उससे आता है कि कहा भी जाता है कि लिच्छवी जो है कि पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हैं, ये तो इस तरीके से इसका सही जवाब फ्रांस होगा। और नेक्स्ट यहाँ से हैं कि 1949 तक ये बताना है कि कौन जो है वो 1949 में भारत का हिस्सा बना था। 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर जो है कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था। और आप जानते हैं कि मणिपुर जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। ऐसे पूर्वोत्तर में 7 जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 7 सिस्टर कहा जाता है क्योंकि उनकी जलवायु, संस्कृति और जो भौगोलिक जो भी दशाएँ हैं सब एक समान हैं। और मणिपुर जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ऐसे मणिपुर का गठन जो हुआ था 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी, और ये 1972 को इसका गठन हुआ था। मणिपुर का शाब्दिक जो अर्थ है वो आभूषणों की भूमि है, यानी कि ये आभूषण की भूमि कहा जाता है मणिपुर को। और लोकटक झील के विषय में जानते हैं, जो वहाँ की एक महत्वपूर्ण झील है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है अब कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? कल ही हमने बताया था कि 42वें ये संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, उसमें 3 शब्द थे। तो यहाँ पे सेकुलर यानी कि उसका अर्थ होता है, ये अंग्रेजी का वर्ड है, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता जो जोड़ा गया था वो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जो संविधान के 51 क में हैं। अगला प्रश्न यहाँ से है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित हैं। किससे संबंधित है ये बताना है। शिक्षा का अधिकार जो 21A से संबंधित है, यानी कि 21A में इस बात का जिक्र किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और ये राज्य का अपना दायित्व भी होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये प्रश्न इसके पहले भी इसका जिक्र किया जा चुका है, आप किसी सेट में देखेंगे इसको, ये कल पिछले प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आया भी था। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है ये बताना है। और इसमें देखिएगा जो दंड प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है? तो सही जवाब है इसके लिए देखिएगा जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है और भाग 4 में है, वो भारतीय नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अब अगला प्रश्न है 124वां प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि इसमें बताना है कि किसके पास इसमें से मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है।
तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य का नाम बताइए। ये भी प्रश्न आप जानते होंगे, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पे, तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे 1 अक्टूबर 1953 में नया राज्य बनाया गया था, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी किया गया था। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और इसके तहत ही आंध्र प्रदेश को ये राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व को सिद्धांत को जोड़ा गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्लियर यहाँ से आ रहा है और इसका सही जवाब क्या होगा आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान को उसमें जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद 39A उसमें जोड़ा गया था, जिसके तहत ये बातें थीं। और जबकि अनुच्छेद 48A जो है वो था वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है 127वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के ये बताना है कि किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 127वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है अब कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। ये किस भाग की बात पूछ रहा है कि कौन से भाग में इस बात का जिक्र किया गया है और सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि भाग 4 में। चूँकि भाग 4 आप जानते हैं कि ये अनुच्छेद 36 से 51 से संबंधित हैं और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तो ये भाग 4 से संबंधित हैं और इसमें बहुत सी कल्याणकारी बातों को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण ये जो है तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको लिखा था, तो उसको कब अधिगृहित किया गया था, तो 24 जनवरी और 1950 को इसे अधिगृहित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसके रचयिता अभी हमने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था, जबकि 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले इस राष्ट्रगान को गाया गया था और इसे गाने का समय आप जानते होंगे कि 52 सेकंड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। सामाजिक न्याय, क्योंकि हमारे देश में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है हमारा संविधान। तो इसमें ये बताना है कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है, यानी कि प्रस्तावना में ही कर दिया गया है और इस तरीके से इसका सही जवाब है यानी कि उद्देश्य का जो प्रस्तावना है संविधान का उसी में सामाजिक न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है अब 131वां प्रश्न यहाँ पे होगा। देखिए 131वां प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। देखिए अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि जो CAA है अभी उसका मामला अभी टूल पकड़ा हुआ है और अभी सरकार शायद उसे लागू भी करने जा रही हैं, अभी न्यूज़ में पूरा चल रहा है ये। तो 2019 में इस जो आया था ये अधिनियम, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य बताना है। और आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य था कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता प्रदान करना है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है वो, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब है इसके लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, चूँकि ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि उसमें आया था ना कि जो भी उसमें जो पारसी, जैन, बौद्धिस्ट या अन्य जो भी अल्पसंख्यक जो लोग हैं हमारे भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान करने से संबंधित हैं। और उसमें देखिए उसमें कहा गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य था कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। यह अगला प्रश्न है और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि जो
लद्दाख हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में लाया गया था और उसके तहत धारा 370 को हटा करके उसे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे और जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में केवल विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है। और भारत में से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा का प्रावधान किया गया है। भारत का सबसे छोटा जो विधानसभा है वो पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी विधानसभा है और उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या मात्र 30 हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, बताना है। ये करंट का भी प्रश्न है। भारत ने अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। भारत ने अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ई में है क्योंकि 1 अगस्त 2021 इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। विधान परिषद की पहली बैठक बिहार में कब बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। और बिहार विधान परिषद का जो गठन किया गया था 1912 में किया गया था और उस समय जो है कि 43 सदस्य थे, जबकि अभी जो है कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं आप देख सकते हैं। वहाँ पे 75 सदस्य अभी भी हैं बिहार में, जो उस समय 43 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है। अब जबकि लोकसभा की सीट कितनी है बिहार में? लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार विधान सभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? बिहार विधानसभा में एमएलए की यानी कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 38 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। जबकि लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं बिहार के। एमएलसी का हमने बताया अभी 75 हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। 2006 में जब बिहार पंचायती राज अधिनियम लाया गया था और उसके तहत बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था और ये पहला राज्य बना था बिहार जो महिलाओं को आरक्षण दिया था। इस तरीके से इसमें सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? क्योंकि झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। तो इस तरीके से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था बिहार से और उसकी जो राज्य की आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है, जबकि रांची उसकी राजधानी है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? देखिए इसके पहले भी ये प्रश्न इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली खां को बनाया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद, ये सरदार पटेल जो है कि गृह मंत्री थे। सरदार पटेल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? अगला प्रश्न है और देख सकते हैं कि अनुच्छेद 113 के तहत वार्षिक बजट में इसमें से ये जो विकल्प दिया गया है इसमें अनुच्छेद 13 के अनुसार जो है उसमें वार्षिक बजट में इसमें से कोई भी मांग जो है कि संसद में पेश नहीं की जाती हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। इस तरीके से सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? और इसका सही जवाब है कि 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन भी किया गया था 2 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अब 141वां प्रश्न होगा। यहाँ से देखिएगा अब कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? और इसका सही जवाब है कि इसमें से देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आप जरा इसको ऑप्शन को ठीक से समझिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न में कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन कर रहा है। देखिएगा चूँकि राज्य विधान ये परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं, देखिएगा कुछ जो हैं उसमें जो उसके
मतलब 1/3 जो सदस्य होते हैं वो राज्य के विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका और जिला बोर्ड से भी चुने जाते हैं। स्नातकों के द्वारा भी चुने जाते हैं। और जो 1/12 सदस्य का निर्वाचन जो होता है 3 वर्ष के लिए अध्यापन कर रहे उसको ये मतलब शिक्षक भी चुनते हैं और स्नातक भी उसमें भाग लेते हैं। ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे ये इसका यहाँ पे जो यहाँ का आंसर जो बनाया गया है तो उसमें दिया गया है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे ऑप्शन 1 से अधिक हो रहा है, यानी कि 1 से अधिक श्रेणी से चुने जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यानी कि इसका सवाल इस तरीके से है, समझ लीजिए कि राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से चुने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है कि 1 से अधिक, यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही है, 1 से अधिक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है वो नीति या कार्यान्वयन से संबंधित हैं। प्रशासन का संचालन 2 विचारों से निर्देशित होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी से है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित हैं, और इसका सही जवाब है इसमें से अधीनस्थ विधान जो पर समिति हैं वो इसके लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित हैं। अधीनस्थ विधान समिति का गठन किया गया था 1953 में। इसके बाद के प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए काफ़ी आसान सा प्रश्न दिख रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित हैं। अनुच्छेद 300 जो है संबंध किससे हैं, तो ये मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित हैं। जबकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 क है वो उसमें ये संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी रूप दिया गया है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, ये अगला प्रश्न है। न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप ऑप्शन देखिएगा, संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया या फिर परंपरा है। तो इसका सही जवाब है कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली है ये, इस ऑप्शन को ज़रा सा समझना होगा इसको। यहाँ पे ये जो देखिएगा भारतीय संविधान में जो है भारतीय कानून का मुख्य आधार है। तो इस तरीके से इसमें नियमित कानून की उचित प्रक्रिया ये भी है, यानी कि 1 से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में, देखिएगा किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त जो है 1971 में से नियुक्त किया गया था, तो सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से कथनों पे विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सही हैं। और देखिएगा इसमें से सही जवाब इसमें से क्या है। इसमें देखिएगा भारत का जो ये वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय यहाँ पे दिया गया है, और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग स्थापित किया गया है। और ये जो है कि ये सांविधिक नहीं बल्कि एक संवैधानिक आयोग है। इस तरीके से इसमें जो है कि ऑप्शन ये सही है, यानी कि राज्य के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है। तो इसमें से सिर्फ ये ऑप्शन 2 सही है। और तीसरा जो है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन सी है, केवल 2 और 3 इसमें से सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि ईस्वी सन यानी कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। हमने अभी इसके पहले भी जिक्र किया था कि राजेंद्र प्रसाद जो थे अंतरिम सरकार में वो खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, यानी कि ई ऑप्शन सही जवाब है इसके लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अब 149वां प्रश्न होगा कि संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। और इसका सही जवाब है कि 1947 में अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त और 1947 को प्रारूप समिति बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, और इसका आखिरी प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है। नए राज्य बनाने की शक्ति किस में निहित है, और ये कहता है कि ये जो भारत का संविधान का अनुच्छेद जो 3 है, ये नए राज्य बनाने की शक्ति उसमें दिया गया है। और ये इसके तहत जो है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य क्षेत्र को घटाया जा सकता है, और उसके सीमाओं में उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत जो है कि राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि
अनुच्छेद 2 के अधीन ये बात कही गई है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध ये उसमें किया गया है, यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या उसके स्थापना से हैं। तो इस तरीके से ये 7वां प्रैक्टिस सेट था पॉलिटी का। इसके बाद के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बहुत जल्द इसको प्रयास रहेगा कि ख़त्म किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है।